हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल पढ़े थे, राइट? ये पढ़े थे ना। सो इट वाज लेक्चर नंबर 5। आई थिंक टुडे इज लेक्चर नंबर 6। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 में जो है एसएचएम के सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो कल के क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया था कि और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है। टाइम के साथ बहुत सारे डिस्कशन हमने किए थे कि पर्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने जो है कल की क्लास में डिस्कस किए थे। क्या फार्मूला था? हाफ एम वी स्क्वायर में हमने पढ़ा था ना। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो था हाफ एम, है ना जी। क्या फार्मूला पढ़े थे हमने? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला था। एक फार्मूला ये था हमारा। दूसरा फार्मूला क्या था जी हमारा? है ये था हमारा थीटा के फॉर्म में जो था वो था हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी प्लस 5। ये वाला फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी का। और क्या फार्मूला था? हमने काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू देखा था। कितना होता है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू? क्या होता है? 1/2 के ए स्क्वायर, पढ़े थे ना, 1/2 के ए स्क्वायर। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? काइनेटिक एनर्जी का मान जो है 0 से टाइम पीरियड टी में क्या फॉर्मूला पढ़े थे? वो पढ़े थे हमने 1/4 के ए स्क्वायर, आया था ना हमारा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड के टर्म में 0 से ए के केस में क्या फॉर्मूला था हमारा? 1/3 के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना। ये फार्मूला हमने पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी के केस में, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। आज की क्लास में जो अपने को पढ़ना है, अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का जो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 इंटू क्या करेंगे, एक्सीलरेटिंग पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गया आपको? मिटा दूं? देखिए सारे बच्चों, यही चीज़ हमने कल डिस्कस किया था। आप लोग भी लिखे होंगे, नोट डाउन किए होंगे इसको। तो हम आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेडिंग दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये चीज पढ़े थे हमने, ठीक है। नाउ गिवन इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, इट इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब कि काम करने की वह क्षमता जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आसान भाषा में कि किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे इसका। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो हो जाता है वो फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स जहाँ पे क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट होता है। आई बात समझ में? ये हो गया एक्स के फंक्शन में। ये किसके फंक्शन में? एक्स के फंक्शन में। हम लोग जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, ये आ गया आपका
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या फार्मूला आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। टाइम के फंक्शन में ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। एनी डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए, बेटा दूं ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या थी, हेडिंग दीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। total mechanical energy. What do you mean by total mechanical energy? That is known as the TME. Total mechanical energy. What do you mean by total mechanical energy? Total mechanical energy जो होता है sum of the kinetic energy and potential energy. क्या होता है, sum of kinetic energy and potential energy. तो total mechanical energy जो होता है प्यारे बच्चों, total mechanical energy is equals to sum of kinetic energy and potential energy, sum of kinetic energy and potential energy. Total mechanical energy is equals to जो हो गया sum of kinetic energy and potential energy. ओके, ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अब प्लस क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, अभी अभी तुरंत पढ़े हमने, ठीक है। सो अभी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया, है ना जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी पढ़े थे ना एक्स के टर्म में, अभी तुरंत पढ़े ऊपर में हमने। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया हाफ के सॉरी एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ से के स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर जो आ गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर हो गया। आई बात समझ में। तो एक चीज है कि जो ये हाफ के ए स्क्वायर जो आ गया, ये क्या हो गया जी, एक कांस्टेंट वैल्यू, ए तो कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर में, हाफ के ए स्क्वायर में ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज always conserved. Total mechanical energy is always conserved. Total mechanical energy क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। आई बात समझ में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। हाँ गाइस, तो अभी देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। बीपीआई ग्राफ है, कई बार पूछ दिया है इसको एग्जाम वालों ने, नीट और जेई ने। हमने जो भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या था जी, निगेटिवली एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। कौन सा ग्राफ होगा, पैराबोला होगा, पर ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों होगा डाउनवर्ड, क्योंकि ये माइनस साइन है यहाँ पे। अभी जो हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा मेरे ख्याल से ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा ना।
ये किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या है? अभी पढ़े थे हमने हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्स स्क्वायर का। और ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है जी? ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। क्या रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द टर्म पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये वैल्यू को देखा जाए तो अगर कहाँ पे ये दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? अगर इसको 0 के इक्वल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a/√2 पे, a/√2 पे ये वैल्यू कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ गया? ये हो गया प्लस a/√2 और ये जो है ये क्या आ गया? माइनस a/√2। ठीक है, इस पॉइंट पे ये कट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट, ये पॉइंट है ना। आई बात समझ में? सो दिस रिप्रेजेंट द बेसिकली टोटल एनर्जी। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो हुआ क्या? काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों हुआ था? क्योंकि माइनस प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे, तो हो गया हाफ के a माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये नीचे वाली बात हो तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ। ये क्या है जी? दोनों ग्राफ के कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? बड़ी बात है। एंड व्हाट इज दिस? कहाँ पे जाके मैक्सिमम कट करेगा ये? तो ये जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसको? एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ से एम्पलीट्यूड होता है, इसको क्या कहते हैं जी? दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। क्लियर है? प्लस ये हो गया आपका माइनस ए। क्लियर है? So this is the graphical representation of the simple harmonic motion in terms of kinetic energy and potential energy. आसान भाषा में कुछ नहीं करना है। क्या याद रखना है आपको? कुछ नहीं। ये जो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है? कहाँ पे कट करेगा? a/√2 पे, ये a/√2 पे, प्लस माइनस, सिंपल। क्लियर है? पूरी बातें साफ तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, साफ। सुनो क्या कह रहा है? एक पार्टिकल है, क्वेश्चन है, पार्टिकल है जिसका मास है 0.5 kg, एग्जीक्यूट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कर रहा है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अंडर ए फोर्स। इतना फोर्स इस पे लग रहा है। if it across center of oscillation with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्रॉस करता है कितना जी? 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन से। तो कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। क्या होगा? मतलब कि पार्टिकल जो ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ से सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन से, यहाँ से पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, ये यहाँ गया मान लो, अरे बोलो, ये यहाँ चला गया मान लो। अब कह रहा है कि जो पार्टिकल, इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास कितना है? m इक्वल्स टू जो है वो है आपका 0.5 kg। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे इसका क्रॉसेस द सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन विद स्पीड ऑफ, यानी कि यहाँ पे इसका स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv²। पर यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे गया था, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। भैया अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतना था, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर पूरे मोशन के दौरान उसका क्या होगा जी? काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, इस पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद काइनेटिक 0 हो जाएगा, पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? जितना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा। अरे होगा ना? अरे बोलो,
कि क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज द हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए x बराबर क्या आ गया, a, x बराबर क्या आ गया, a आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्या जी, फ्रॉम द, कहां से, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्या, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल हो जाएगा, होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इनिशियली दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, होगा ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। चूंकि x इक्वल टू a हो गया तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं हाफ के a स्क्वायर। एनी डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात है। तो हाफ m का मान कितना है 0.5 kg, अब वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, ये हो गया हाफ k इंटू a स्क्वायर, यहाँ से आ गया अपने पास। हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 10 टाइम के 100, ये हो गया कितना जी 50, तो 50 इक्वल टू हो गया के ए स्क्वायर। अभी भी सवाल नहीं बना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कैलकुलेट करेंगे गाइस, क्या कैलकुलेट करेंगे, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है गिवन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या दिया अपने पास में -50x, यानी कि सिंपल ऑफ हार्मोनिक मोशन में F इक्वल टू -kx हमने पढ़ा था एसएसएम के लिए, अरे पढ़ा था ना। तो k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ से जो इक्वेशन है 50 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर में ये आ गया आपको 50 इज इक्वल टू के का भी मान यहाँ पे 50 है, ये आ गया ए स्क्वायर, 50 से 50 क्या हो गया कट गया, ए स्क्वायर का वैल्यू 1, यानी कि ए का वैल्यू जो आ गया अपने पास में 1 आ गया, प्लस माइनस 1, ए का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1, होना भी चाहिए। मीन पोजीशन से आगे जाएगा तो +1 और मीन पोजीशन से पीछे जाएगा तो -1 आना चाहिए, अरे हाँ है ना। तो आंसर क्या आ गया, एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया 1, आंसर कितना हो गया, अरे बोल, एम्पलीट्यूड कितना हो गया 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, साफ दीजिए इसको जल्दी से। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। तो एम्पलीट्यूड जो आ गया आपका 1 मीटर आ गया आंसर, ठीक है, आया है 1 मीटर, ए इक्वल टू आ गया 1 मीटर, ठीक है, समझ में आ गई पूरी बातें। इस पूरे मोशन के दौरान हमने किया क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर दिया आपने, यहाँ से हमने आंसर लेके आ गए। कोई दिक्कत, छाप दीजिए इसको जल्दी से, छाप दो गाइस, यो स्क्रीनशॉट छापो। हेलो डियर स्टूडेंट, तो अभी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे लिए बहुत ही जरूरत का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ये, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द स्प्रिंग मास सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के दिया हुआ है, और इसमें कोई मास यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, जाहिर बात है ये मास जैसे इसको स्ट्रेच करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन होगा, होगा ना, इलॉन्गेशन होगा कुछ ना कुछ, या तो कंप्रेस करेगा या इसको खींच सकता है। इसके वजह से इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है 2π√m/k, 2π√m/k होता है। खास बात ये याद रखना है स्प्रिंग मास सिस्टम में कि टाइम पीरियड जो होता है वो किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना इलॉन्गेशन हुआ होगा उसमें। समझ में आ रही बातें क्या कर रहा हूं मैं, कि अगर मान लो स्प्रिंग है इसमें कितना इलॉन्गेशन हुआ अपने को कोई लेना देना उसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। तीसरा क्या है इसमें, ये हो गया दैट इज द यहाँ पे के। दूसरा केस के यहाँ पे कि मान लो स्प्रिंग है नीचे हैंग किया हुआ किसी मास m से, तो उसमें भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया 2π√m/k, 2π√m/k, जहाँ पे k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है। मान लो कभी ऐसा होगा कि स्प्रिंग के पास में उसका खुद का मास भी है। अभी क्या था, ये मासलेस स्प्रिंग था, क्या था, मासलेस स्प्रिंग था, मतलब कि ऊपर में मास नहीं है स्प्रिंग में, हल्का है, हल्का मास, लाइट मास है। लाइट मास मतलब मास, स्प्रिंग के मास को आप निग्लिजिबल कर सकते हो। बट
स्प्रिंग का मान लो कभी मोटा स्प्रिंग हो गया अपने पास में, तो मोटा स्प्रिंग हो गया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो मोटा स्प्रिंग के लिए जब उसका उसका खुद का भी मास हो गया स्प्रिंग का मास, अब्जॉर्ब का मास, इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट m प्लस ms/3, m प्लस ms/3 हो गया। कोई दिक्कत, ये हो गया m इज द टोटल मास, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ms इज द मास ऑफ स्प्रिंग एंड बाय 3, और ये हो गया k। यहाँ कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंग मास सिस्टम, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। छाप दो बच्चों इसको। गाइस देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, कितना है 200 ग्राम, 200 गुने 10 के पावर -3 केजी दे दिया है। अब कह रहे हैं ये स्टोरिंग फोर्स लग रहा है प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, यानी कि एक स्प्रिंग है, इसमें ये मास को लगा दिया गया 200 ग्राम। अगेन कह रहे हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है कि = 80 न्यूटन पर मीटर। तो दिक्कत कह रहा है टाइम पीरियड बताओ, तो कुछ है क्या इसमें, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k, एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बस इतना है छोड़ के 2 पाई, m का मान कितना है 200 गुने 10 के पावर -3 है ना, k का वैल्यू कितना है 80, k का वैल्यू कितना है 80 हो गया। देखो यहाँ से देखो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बोलो ये जो वैल्यू आ गया टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, है कितना हो गया 20/8 गुने 10 के पावर -3, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया 2.5 गुने 10 के पावर -3, वाह, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 25 गुने 10 के पावर -4। देखो ये आ गया टाइम, ये हो गया 2 गुने 22/7, देखो 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, और -4 का रूट कितना आ जाएगा -2 होगा ना, ये हो गया 22 गुना 44 गुना कितना, 44 पंचे कितना होता है 220/7 इंटू 10⁻², हुआ जी 7 तिया 21, 1 0 7 का 7 है, फिर कितना आ जाएगा 7.4, यानी क्या हो गया आपका, यानी कि टाइम पीरियड जो आ गया 31.4 10 के पावर -2 है, यानी कि ये आ गया 0.31 सेकेंड, आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, तो ये आपका था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसके आगे हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको पूरा पढ़ के आइएगा आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी, चलिए ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो बच्चों।